वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्रेस मिरर पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एनर्जी कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं और ये पूरी श्रृंखला चलेगी, लगभग 4 लेक्चर तक चलेगी। ठीक है, और इनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला मैं चला रहा हूँ। तीन चार सीरीज लेक्चर की सीरीज चलेगी। आप इसको देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ। दोनों बिल्कुल परेशान मत होइए कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको मैं क्वेश्चन इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ने का भी अंदाजा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कौन सी जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो बेटा एनर्जी मैंने बताया था कि दो तरीके की होती है, इससे पिछले लेक्चर्स में भी। ठीक है, एक होती है रिन्यूएबल और एक होती है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है ना। ठीक है, जैसे कि टाइडल एंड वेव एनर्जी। ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी, ये सारी कैसी आती है बेटा, रिन्यूएबल आती हैं। जैसे कि वुड, लकड़ी थोड़े दिनों में प्राप्त हो जाती है ना। लेकिन अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें, जो एक बार खर्च हो जाए तो निकट भविष्य में हमको प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि डीजल, है ना, जैसे कि कोयला। तो इस तरीके की जो एनर्जीज होती हैं वो कैसी होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि कौन सी पूछ रहा है बेटा, नॉन रिन्यूएबल, यानी वो जो हमें निकट भविष्य में प्राप्त ना हो। तो बेटा लकड़ी निकट भविष्य में प्राप्त हो जाती है, आज कट गई, ठीक है, 4-5 साल में पेड़ तैयार हो जाता है दोबारा से। ठीक है, जलाने वाली लकड़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सोलर एनर्जी रोज मिलती है आपको। ठीक है, देखो विंड एनर्जी, हवा जब भी चलेगी आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन फॉसिल फ्यूल मतलब कौन से, जो ऐसे फ्यूल जो दब गए थे पहले, है ना, जो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो पौधे और जो जंतु दब गए थे, उनका जो कन्वर्जन हो गया था फ्यूल्स में, वो फ्यूल्स कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा आपका, फॉसिल फ्यूल। हिंदी वालों समझ लो, कौन से एनर्जी रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल होंगे। ठीक है, यानी नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो कौन सा हो गया बेटा, वुड को आप कर सकते हो, लकड़ी को कर सकते हो। ठीक है, सन को भी कर सकते हो और वायु को भी कर सकते हो, लेकिन फॉसल फ्यूल को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉसल फ्यूल। आंसर पे टिक करके देखिए, आंसर क्या आ गया आपका, सी, फॉसल फ्यूल आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एसिड रेन हैपन्स बिकॉज। एसिड रेन किसके कारण होती है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो जो एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जनरली पूछ लेगा, बहुत जनरली क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। तो बहुत जो समझदार बच्चे होंगे देख के शुरू भी कर दिया होगा, क्या है, सन हीट्स अप द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, या फिर बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी जो फॉसल फ्यूल होते हैं, जो ईंधन होते हैं, उनको जलाने से हमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, और नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर में यानी जो वातावरण है उसमें ये गैसें जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं, और बाद में जब वर्षा होती है तो एसिड के रूप में ये क्या होती है, नीचे आती हैं। तो जो आपका दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल ठीक है कि जब हम फॉसल फ्यूल को जलाते हैं, फॉसल फ्यूल मतलब ईंधनों को जलाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो निकल करके कहाँ चली जाती है, वायु में, वातावरण में चली जाती है, और वो वहीं पर अटकी रहती है। बारिश के साथ में जब वो नीचे आती है तो कैसा व्यवहार करती है, एसिड का सा व्यवहार करती है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉसल फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स, सॉरी, फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स। बेटा जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, देखिए बिजली जलाने के लिए, चलाने के लिए मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि क्या होता है, एक मोटर होता है जिसको आप डायनामो बोलते हो। डायनामो क्या करता है, इस तरीके से पंख लगे होते हैं। ठीक है, इसमें अंदर कॉइल होती है, यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूमती है तो क्या निकलती है, धारा निकलती है, जिस धारा को आप क्या बोलते हो, आई बोलते हो, और यही आपका क्या है, करंट। इतनी बात आपको पता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये पंखे ही तो घुमाने हैं। आपने क्या किया, बहुत बड़े से बॉयलर में
पानी को उबाला और उसको उबालने के बाद में इसके परों पे डाला तो इसके पर घूमने लगे, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, किसी नदी में, बहती हुई नदी में इसको लगा दिया तो यहाँ पे उससे पैर, इसके पर घूमने लगे। तो बेटा आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपका मेन मकसद है ये कुंडली को घुमाना। ये कुंडली कैसे भी घूम जाए, चाहे पानी गर्म करके घूम जाए थर्मल पावर प्लांट, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट से घुमा दो, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट से घुमा दो, चाहे इसे विंड मिल में लगा दो। अब विंड मिल में क्या होता है, ये पंखे बड़े बड़े कर देते हैं तो हवा से घूमने लगते हैं। तो कुल मिला के मकसद ये होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आप क्या करें, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आप जब किसी कुंडली को घुमा दें किसी भी तरीके से तो आपको करंट मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट की। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, ऐसे ही एक कुंडली लगी होती है, मोटर लगे होते हैं, और थर्मल का मतलब होता है गर्मी से। तो गर्मी से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पानी को उबालते हैं, पानी को उबाल के क्या बना लेते हैं, वाष्प बना लेते हैं। और इस वाष्प की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है जैसे प्रेशर कुकर से वाष्प निकलती है ना, ऐसे ही प्रेशर कुकर टाइप से वाष्प निकाल करके उस पर पे डालते हैं। और पर जब घूमता है तो क्या होता है, उसके अंदर की कुंडली भी घूमती है, और कुंडली घूमने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये आपका क्या है, थर्मल पावर प्लांट। बेटा आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समेत मैं सब समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, उसको जलाने के लिए क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट मतलब जलाना, जलाना मतलब ऊष्मा। तो बेटा आपको पानी से तो ऊष्मा मिलेगी नहीं, ठीक है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी ये कौन से प्लांट में प्रयोग होगा, ये होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो दैट इज नॉट फॉर अस। एंड बायोमास, बायोमास एक अलग चीज़ है, बायोमास से हम जला करके ईंधन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमारा बचा क्या, हमारे बचे फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो फ्यूल जो है थर्मल पावर प्लांट में जो ईंधन जलाया जाता है वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि, ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी पावर प्लांट हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, कोयले वाले पावर प्लांट हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। कुछ देशों में जैसे जो देश हैं जैसे ईरान वगैरह हैं, ठीक है, उनके यहाँ तेल की कोई कमी नहीं है तो वो लोग डीजल से चलाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ कोयला है, खनन में कोयला निकलता है तो हम लोग कोयले से चलाते हैं, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है इन हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, आप बस उतनी सी बात को ध्यान रखिए, मैंने आपको दोबारा बताता हूँ। एक कुंडली होती है, मोटर में लगी होती है, नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, साउथ पोल होता है, ये कुंडली में एज ए पंखा लग रहा होता है, पंखा घुमाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कौन सी मिलेगी, आई की फॉर्म में मिलेगी, आई मतलब धारा होती है। अब इसको हमने गर्म पानी से घुमाया था पिछली बार, गर्म पानी करके उसकी भाप बना के जैसे प्रेशर कुकर से निकलता है वैसे निकाल करके इस पर पे लगाया था तो पर घूमा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट नदी में लगा देते हैं या डायरेक्ट वाटर हेड पे लगा देते हैं। वाटर हेड इन द सेंस, वाटर हेड मतलब जहां पे पानी ऊंचाई पर हो, जहां से वो गिरे तो इस पंख पे गिरेगा तो पंखा घूमेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पानी को इसके परों पे गिराते हैं ताकि ये वाला घूमे। जब ये पर घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जब ये घूमेगा तब फिर वही हमारी पुरानी परिभाषा, जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाते हैं तो धारा उत्पन्न होती है और हम यहाँ से उसकी धारा को उत्पन्न कर लेते हैं। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट मतलब वाटर, पानी से एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रहा है, पहला पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इन द इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। हिंदी में बताऊं, जो जो जल विद्युत संयंत्र होता है इसको हम बोलते हैं जल विद्युत संयंत्र, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र। तो बेटा जल विद्युत संयंत्र में हम पानी की जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उसको हम पहले मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं और मैकेनिकल एनर्जी से फिर हम डायनमो के थ्रू, डायनमो यानी जनरेटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। अब भाई जैसे मान लीजिए आपने पंखा घुमाया, तो पंखा जैसे आपने पानी गिरा के पंखा घुमाया तो जो जो स्टैटिक एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदल गई, वो बदल गई मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। और मैकेनिकल एनर्जी फिर आपने उसमें जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, है ना, तब वो किस में बदल गई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, हाइड्रो पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट का मैंने पहले बता दिया, हाइड्रो पावर प्लांट का मैंने अब बता दिया, ओके। तो इसमें क्या होता है, अगर हम हिंदी में देखें तो हाइड्रो पावर प्लांट में पानी की पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब स्थितिज, ठीक है, ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं भैया, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। और कैसे बदलते हैं, जो
जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होती है पहले बदलती है मैकेनिकल एनर्जी में, एंड मैकेनिकल एनर्जी बाद में बदलती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट विल बी द फिनोमेना। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप आंसर चेक कर लीजिए। आंसर नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द स्टोर्ड वाटर इन द कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमेशा जो है मतलब अल्टीमेट का मतलब होता है कि बहुत परफेक्ट तरीके से हमको जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो आसानी से हमको प्राप्त हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, तो पानी, पानी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम पावर प्लांट घर नहीं लगा सकते। यूरेनियम है, लेकिन यूरेनियम मिलेगा कहाँ से, है ना, वो तो गवर्नमेंट को ही मिलता है। फॉसल फ्यूल का खनन हम नहीं कर सकते, है ना। ये सारे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। हम छोटा सोलर प्लांट घर पे लगा सकते हैं, छोटा सोलर पैनल घर पे लगा सकते हैं। आप लोगों में से कईयों के घर में होगा भी। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following forms of energy lead to least environmental pollution in the process? It is the answering the utilization। ठीक है, ये कहने का मतलब इसका ये है कि कौन सा एनर्जी का जो रिसोर्स है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विच फॉलोइंग ऑफ द एनर्जी लीड्स टू लीड्स इन्वायरमेंट पोल्यूशन। सबसे कम इन्वायरमेंट पोल्यूशन कौन सा एनर्जी का रिसोर्सेज करते हैं। तो बेटा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोलर हो जाएगा। देखो आप न्यूक्लियर एनर्जी से बनाओगे तो रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी जो वातावरण के लिए खतरनाक होती हैं, है ना। इसके अलावा जब थर्मल एनर्जी चलाओगे, ठीक है, पहला वाला अगर करोगे तो आपको पता चल गया रेडियो एक्टिव विकिरण निकलेंगे। दूसरा, थर्मल एनर्जी अगर चलाओगे तो आपको कोयले से धुआं निकलेगा जो आपके एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होगा। जियोथर्मल से करोगे तो जमीन से निकलने वाली गंदी गैसें, जो भी हार्मफुल गैसेज हैं वो निकल करके आएंगी। तो बचता क्या है, सोलर एनर्जी, जो सबसे ग्रीनिश है, इसमें कोई भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होता है बेटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छठे का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, समुद्रीय ताप ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो समुद्रीय ताप ऊर्जा क्या होती है बेटा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ओशियंस होता है, यानी समुद्र के पानी के विभिन्न विभिन्न तापमान होते हैं। ठीक है, जैसे अटलांटिक महासागर का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, है ना। वहीं अगर भूमध्य सागर के आसपास देखें, पैसिफिक ओशियन की तरफ देखें तो कहाँ होगा, थोड़ा सा गर्म पानी होगा। इंडियन ओशियन में भी पानी कैसा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का होगा। ठीक है, तो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ओशियंस, ओशियन के टेम्परेचर डिफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस एट द डिफरेंस लेवल इन द ओशियन। तो समुद्र के जो ओशियन है, ओशियन यानी समुद्र है, समुद्र के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो भी थर्मल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, जो ताप का डिफरेंस होता है, उससे हमें ये प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू, इसका क्या मतलब है, कह रहा है जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है, न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये एक चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, चेन रिएक्शन मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जो लगातार होती जाती है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, है ना। तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको हमें मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो इसमें सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या बनता है, स्प्लिट न्यूक्लियर। न्यूक्लियर को तोड़ना सबसे मुश्किल काम है, नहीं, न्यूक्लियर को हम तोड़ सकते हैं, एनर्जी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो रोकना मुश्किल होती है। ठीक है, तो क्या होता है, सस्टेन द रिएक्शन। सस्टेन द रिएक्शन मतलब रिएक्शन को बनाए रखना। अब बताइए, मान लो 1 किलो यूरेनियम था, आपने रिएक्शन कराई, 1 मिनट में जल गया, आपको ऊर्जा मिल नहीं पाई, या मिली तो वेस्ट हो गई, तो आपके 1 किलो यूरेनियम बेकार हो गया ना।
है ना। यानी मेन काम क्या है, ऊर्जा भी मिले और धीरे धीरे जले, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही ऊर्जा मिले। तो क्या आंसर हो जाएगा, सस्टेन द रिएक्शन। यानी अब हिंदी वालों के लिए बता देता हूं, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। तो उनमें बेटा सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, न्यूक्लियर को तोड़ना, यानी नाभिकों को तोड़ना सबसे बड़ी समस्या होती है क्या, नहीं, वो आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन उस रिएक्शन को बनाए रखना, उस अभिक्रिया को बनाए रखना, धीरे धीरे चलाना, कॉन्टिन्यूसली चलाए रखना सबसे बड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब आप इसका मतलब समझिए कि जो भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं उसमें रिएक्शन को करवाना सबसे बड़ा क्या होता है, चैलेंज होता है या परेशानी होती है। हिंदी में भी आपको समझ में आ गया होगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर और इसमें आंसर सी दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, अगर मान लो सस्टेन द रिएक्शन भी दे रखा है और डिस्पोज ऑफ स्पेंड फ्यूल सेफ्टी भी दे रखा है, तो आप ये वाला लगाइए, डिस्पोज ऑफ स्पेंड फ्यूल सेफ्टी। ठीक है, वैसे जनरली ये दोनों क्वेश्चन एक साथ देंगे नहीं, ये बनाने में क्वेश्चन को डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ दे देंगे, क्योंकि रिएक्शन को सस्टेन करना भी सबसे बड़ा, क्योंकि रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई तो उसको रोक के रखना भी थोड़ा सा चैलेंज होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर अगर आपको ये दिख जाए तो आप ये लगाइए, और नीचे वाला दिख जाए तो नीचे वाला भी लगा दीजिए, डिस्पोज ऑफ स्पेंड फ्यूल। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपने फ्यूल को खर्च किया उसके बाद में जो वेस्ट बच रहा है, ठीक है, उसको डिस्पोज करना, उसको नष्ट करना सबसे बड़ी समस्या माना जाता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, यानी जो बेकार बचा हुआ प्रोडक्ट होता है जहाँ से ऊर्जा नहीं मिलती, उसको भी नष्ट करना सबसे बड़ी परेशानी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगर आपको ये दिख जाए तो ये लगाइएगा, ये दिख जाए तो ये लगाइएगा, दोनों दिख जाए तो सी वाले को प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो सोलर कुकर होता है उसका कौन सा पार्ट आपके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है। तो बेटा ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है। ग्रीन हाउस आप समझते हैं, ग्रीन हाउस का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा एक बार अंदर तो आ जाए लेकिन बाहर ना जाए। जो भी ऊर्जा आ रही है, सूर्य से एनर्जी आ रही है, वो क्या आ जाए, एक बार अंदर आ जाए, बाहर ना जाए। मैं इसको आपको बताता हूं कैसे। जब आप ऐसे करके कोई शीशा लगा लेते हैं और पीछे डब्बा बंद हो जाता है और इसके अंदर मान लो खाना रखा हुआ है, यहां से सूर्य की किरणें घुसी, ठीक है, लेकिन सूर्य की किरणें यहां से क्या होती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये शीशा क्या करता है, इसको यहीं रोक देता है। अब सूर्य की किरणें घुस तो रही हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो गर्मी अंदर जा रही है कुकर के अंदर, लेकिन गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है। ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये बेटा हो रहा है आपके इस कांच के शीशे की वजह से। यस, है ना, कांच के शीशे की वजह से, एसी की वजह से हो रहा है ना। तो ये कांच का शीशा क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम सोलर कुकर में कौन करता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी करती है क्या, नहीं करता है। ठीक है, मिरर करता है क्या, नहीं करता है। कौन सा करता है, ग्लास शीट करता है। कौन करता है, ग्लास शीट, यानी कांच की बनी हुई जो चादर जो ऊपर लगी होती है, जो मैंने आपको बताई थी इस तरीके से लगी होती है, ठीक है, वो करती है ये काम। ठीक है, यानी ग्लास शीट विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं, यस, ग्लास शीट आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस। कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह कंपोनेंट कर लीजिएगा। कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब आप हिंदी वाले समझ लीजिए घटक। घटक मतलब, घटक का भी मतलब बताऊं, घटक का मतलब होता है एक मुख्य भाग। ठीक है, तो जो बायोगैस है उसका एक मुख्य घटक कौन सा है, तो बायोगैस का एक मुख्य घटक बेटा आपका कौन सा होता है, मेथेन होता है। ठीक है, क्या होता है, मेथेन। फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C2H2N+2। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। फिलहाल जनरल फार्मूला आप लोग छोड़िए, मत पढ़िए, आप इतना पढ़िए कि CH4 होता है। ठीक है, परमाणु भार की अगर बात करें तो 12 4 16, ठीक है, 16 इसका परमाणु भार होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु भार की बात करें तो कार्बन का अलग और उसका अलग, उसको डबल करके आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 16 होता है। तो जो बायोगैस होती है,
इस बायोगैस में मेन मुख्य घटक होता है मीथेन। ओके, आंसर आपका मीथेन सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यस, मीथेन इज योर राइट आंसर। तो बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो 10 तो दिखाई देते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें डिस्कशन किया है हम लोगों ने, ज़्यादा डिस्कस करके समझा है चीज़ों को, हिंदी में भी समझा है, इंग्लिश में भी समझा है और कॉन्सेप्ट को भी समझा है। ठीक है, तो ये वीडियोस आपके लिए थे, आप इसको देखिए। आपका क्वेश्चन अगर यहाँ से मिलता है तो बहुत 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 बढ़िया बात होगी, और इससे बाहर क्वेश्चन जनरली जाएंगे भी नहीं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के एनर्जी कंजर्वेशन का सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और कोरोना टीका लगवा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।